हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ बिकॉज इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, वो लोग मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते थे कि मैं पहले क्या करती थी, मैंने एजुकेशन कहाँ से किया है, एजुकेशन में क्या किया है, मैं चाइना कैसे आई, इससे पहले मैं कहाँ थी। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो की जो शुरुआत है क्यों ना मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करी जाए। So as you know, or those who don't know me yet, I am Disha from Nagpur, Maharashtra, India. I have bachelor's degree in electronics engineering from Nagpur University. तो मैं अभी चाइना में हूँ और चाइना में मैं कोई भी जॉब नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि मैं स्पाउस वीज़ा पे हूँ और स्पाउस वीज़ा पे आप चाइना में जॉब नहीं कर सकते हो। बट चाइना से पहले मैं कंबोडिया में जॉब करती थी एक कंपनी में, बट कोविड के सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ी। और एक बैक स्टोरी है, हमारे नागपुर में ना एक टेम्पल है ताओ टेम्पल करके, जो कि ताइवान से बिलोंग करता है। तो बचपन से ही मैं वहाँ जाती थी, बचपन से मैं एक मेंबर थी वहाँ की और थोड़ी बहुत चाइनीज मैंने वहीं से सीखी है। तो ये जो टेम्पल है ना ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में है। तो कंबोडिया में भी ये टेम्पल था और कंबोडिया वाले टेम्पल में भी मैं काफ़ी लोगों को जानती थी यही टेम्पल के थ्रू। तो जॉब छोड़ने के बाद मैं कंबोडिया वाले टेम्पल में एज अ वॉलंटियर इंग्लिश एंड बेसिक चाइनीज पढ़ाने लग गई थी। तो कंबोडिया में मैं ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल रह चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का, काफ़ी कुछ सीखने मिला मुझे वहाँ से। और चाइना में मैं मेरी शादी से पहले कभी नहीं आई हूँ। मैं चाइना सीधा शादी के बाद ही आई हूँ यहाँ पे, मतलब मेरी शादी जब थी तभी आई हूँ। तो आई होप कि इस छोटे से इंट्रोडक्शन में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हैव चाइनीज मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि मैं जब 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब मैं चाइना आई थी अपनी डिलीवरी के लिए। तो जितना भी एक्सपेंसेस था वो सब सेल्फ पेड था, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा अराउंड 70 to 80,000। इसमें सारा हॉस्पिटल स्टे, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, डिलीवरी सब इंक्लूडिंग था। और ये जो कॉस्ट है वो नॉर्मल डिलीवरी का है। अगर आपका सी सेक्शन होता है तो ये कॉस्ट 1 लाख से ऊपर भी जा सकता है और इट्स डिपेंड ऑन द सिटीज ऑल्सो। अगर कोई बड़ी सिटी में आप करा रहे हो तो वो प्राइस थोड़ा और बढ़ सकता है। और मुझे ना गाइस एक बात जाननी थी आप लोगों से कि इंडिया में मैंने देखा बहुत सारे लोग, जैसे इंडिया में एपिड्यूरल है और काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया है उसे। तो मुझे ना उसका प्राइस जानना था कि इंडिया में कितना है, बिकॉज यहाँ जब मैंने मम्मी से पूछा कि एपिड्यूरल का प्राइस कितना है तो मम्मी ने मुझे बताया कि एक डोज 10,000 रुपीज़ एक डोज का। तो मैं तो पूरा शॉक हो गई। तो मुझे लगा कि यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव है तो मतलब इंडिया में कितना होगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि इंडिया में एपिड्यूरल का प्राइस कितना है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही वेजिटेरियन हूँ। मेरी मम्मी मुझे बताते हैं कि जब वो लोग मुझे नॉनवेज खिलाते थे तो मैं मुंह से बाहर निकाल देती थी और नहीं खाती थी। तो ये देखकर फिर उन्होंने कभी मुझे फोर्स भी नहीं किया ये खाने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए। बट इंटरेस्टिंगली वो मेरी जितनी भी फैमिली है वो सारी नॉन वेजिटेरियन है, मुझे छोड़कर मैं ही वेजिटेरियन हूँ। तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि खुद को वेजिटेरियन बोलती है और एग्स खाती है। तो इसके पीछे भी बता दूं कि मुझे पहले एग्स भी पसंद नहीं थे, बट जब मैं कंबोडिया में थी तो मोस्टली जो हमारा ब्रेकफास्ट होता था वो ब्रेड ऑमलेट होता था मोस्टली। तो वहाँ से फिर मैंने एग्स खाना स्टार्ट किया थोड़ा ज़्यादा। अब मैं वेजिटेरियन क्यों बोलती हूँ खुद को, बिकॉज बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं और एग्स खाते हैं उन्हें एगिटेरियन बोला जाता है। तो यूजुअली इतना एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं खुद को वेजिटेरियन ही बोल देती हूँ। तो टेक्निकली येस यू कैन कॉल मी एगिटेरियन बिकॉज मैं मीट नहीं खाती बट मैं एग्स खाती हूँ, तो आई एम अ एगिटेरियन। एंड टॉक अबाउट हाउ आई मैनेज माई न्यूट्रिशन स्पेशली आफ्टर माई डिलीवरी। तो एग्स तो है ही, उसके साथ साथ यूजुअली मैं ज़्यादातर प्रोटीन वाली चीज़ें खाती हूँ, ग्रीन वेजिस ज़्यादा खाती हूँ, फ्रूट्स ज़्यादा खाती हूँ। तो इससे क्या है कि न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है इंडिया में काफ़ी इजीली मैनेज हो जाता है बीइंग वेजिटेरियन। बट आउट ऑफ इंडिया इतना डिफिकल्ट है ना मैनेज करना, क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल किए और मैंने इतना देखा है कि इंडिया को छोड़ के बाहर के कंट्रीज उनके रोज ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक वो लोग ना नॉनवेज ही खाते हैं, उनके सारे मील्स में नॉनवेज रहता है। तो मैं ना जो था ना इंडोनेशिया में, मैंने तो एक्चुअली 2 महीने तक बस फ्राइड राइस खाया है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना में ऐसा नहीं है कि आप लोग भूखे मरोगे, लिटरली डेफिनेटली ऑप्शंस कम है वेज के लिए, बट ऐसा नहीं है। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाके इजीली वेजिटेरियन ऑर्डर कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं वेज में भी। काफी सारे ऐसे भी रेस्टोरेंट है जो कि जो नॉनवेज डिश है उसका वेजिटेरियन वर्जन भी आपको बना कर दे सकते हैं, बट आपको बहुत क्लियरली उन्हें मेंशन करना पड़ेगा कि उसमें मीट ना हो, उसमें फिश ना हो और स्पेशली एनिमल ऑयल यूज ना करें। तो अगर आप वेजिटेरियन है और चाइना आने का प्लान कर रहे हो तो डोंट वरी, आप भूखे नहीं मरोगे। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है, थोड़ी प्लानिंग के साथ आओगे और इजीली मिल जाता है एक्चुअली यार।
सीरियसली इजीली मिल जाता है, डोंट वरी अगर आप आने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि मेरे हस्बैंड कहाँ है। एक्चुअली मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना के डाला है, जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उन्हें पता है, बट मैंने वो वीडियो हटाया कुछ सेफ्टी रीज़न की वजह से। आपको आखिरी में पता चलेगा कि मैंने वो वीडियो क्यों हटाया। तो बात है जून की। एक्चुअली हमारी इंडियन वेडिंग के बाद हम लोग घूमने निकल गए थे और हम उस टाइम पे नॉर्थ साइड में थे और काफ़ी गर्मी थी वो टाइम पे। तो हमने सोचा कि हम चलते हैं हिमाचल वेदर एंजॉय करने के लिए और रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 2 महीने कंटिन्यूस घूम रहे थे। हे गाइस, यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई। हम 2 महीने से क्यों ट्रैवल कर रहे थे। एक्चुअली ग्रेडी और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर्स भी है। हम लोग चाइनीज सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाते हैं जो कि चाइनीज में होती है, बट ये सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम है माला करी एडवेंचर, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। एक मेरा फ्रेंड है जो कि नागपुर से ही है, तो वो ना हमारे बहुत पहले से बोलते आ रहा था कि जब हम लोग इंडिया आएंगे तो वो हमें हिमाचल घूमने लेके जाएगा। और इंडिया आने के बाद भी वो हमें कंटिन्यूसली यही बोलता रहा कि जब भी आप लोग हिमाचल जाओगे तो मुझे बताना, मैं आपको एक प्लेस घुमाने लेके जाऊँगा, स्पीति वैली घुमाने लेके जाऊँगा, क्योंकि वो घूम के आया है तो उसे सब कुछ पता है। तो मैंने उसे नहीं बताया कि हम लोग हिमाचल में हैं या क्या कर रहे हैं, बट यू नो द सोशल मीडिया राइट। तो मैंने कुछ स्टोरीज पोस्ट कर दी थी तो उसे पता चल गया था कि हम लोग हिमाचल में। तो फिर हमारा एक कॉल होता है और फिर वो मुझे बोलता है कि तू बहुत शाइनी है, तूने मुझे बताया नहीं, तो हिमाचल गई करके ऐसा वैसा। तो मैंने उसे बोला था, अभी इतना बोलने के बाद इंसान क्या ही बोलेगा, तो मैंने जस्ट बोल दिया कि हाँ भाई तो इतना क्या हो गया, तो अगर तेरे को आना है तो तू आ जा। तो उसने झट से हाँ कर दी और वो आ गया। हमने सोचा कि चलो अगर आ भी रहा है तो हमारा वीडियो बन जाएगा, हम लोग और कोई नई प्लेस एक्सप्लोर कर लेंगे। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है चलते हैं। तो फ्रेंड आने के बाद हम तीनों निकलते हैं अपनी जो फर्स्ट प्लेस है उसके तरफ, और फिर फर्स्ट प्लेस घूमने के बाद हम लोग सेकेंड डे बस में ट्रैवल करते हैं बी प्लेस पे जाने के लिए। तो जब हम लोग बी प्लेस पहुंचने वाले थे तो उसके पहले एक चेक पॉइंट आता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट था एक्चुअली। क्यों? बिकॉज वहाँ से रिस्ट्रिक्टेड एरिया चालू होता है फॉरेनर्स के लिए। एक्चुअली फॉरेनर्स को वहाँ पे एंटर करने के लिए एक परमिट लगता है, इनर लाइन परमिट एंटर करने के लिए। तो उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि ये ऐसा भी कुछ होता है और हमें इजीली जाने दिया वहाँ से, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से वो चेक पॉइंट से निकलते हैं। फिर आता है सेकंड चेक पॉइंट, जहाँ पे फिर हमको पूछा जाता है कि आपका इनर लाइन परमिट कहाँ पे है। तो हमने बोला कि ये तो नहीं पता हमें कि ऐसा भी कुछ होता है करके। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको एंटर करने के लिए ना इनर लाइन परमिट चाहिए, स्पेशली फॉरेनर्स के लिए, इंडियंस के लिए नहीं। तो हमने बोला कि नहीं हमारे पास तो नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको तो यहाँ से फिर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इसके आप लोग नहीं जा सकते हो आगे। तो हमने बोला ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि चाइनीज के लिए वो इनर लाइन परमिट बनता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज जो पार्ट है ना वो जो है वो इंडियन चाइनीज बॉर्डर है, तो इस वजह से चाइनीज लोगों को वो अलाउड ही नहीं है वहाँ जाना, इनर लाइन परमिट बनता ही नहीं है उनके लिए। तो हमने सोचा कि ठीक है हम लोग वापस चलते हैं, और कोई मतलब नहीं है इनर लाइन परमिट बनाने का, क्योंकि चाइनीज लोगों के लिए बनता ही नहीं है। तो हमने सोचा कि हम अभी वापस चलते हैं टूवर्ड्स शिमला। हम लोग निकल गए वहाँ से, और तब तक हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर थे। फिर ठीक है हम लोग निकल गए वहाँ से, और वो पहाड़ी रास्ता होने की वजह से काफ़ी लेट हो गया हमें। तो हमने सोचा कि एक रात हम लोग एक टाउन में होटल करके रहते हैं, और सेकेंड डे हम लोग कंटिन्यूस शिमला की तरफ निकलेंगे। और जिस होटल में हम लोग रुके थे वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर था गाइस। नेक्स्ट डे हम लोग जब चेकआउट करने के लिए निकले तब रिसेप्शनिस्ट ने हमें रोका वहाँ पे और बोला कि आपको ना पुलिस बुला रहे हैं, कल आप कुछ बॉर्डर साइड चले गए थे, जबकि हम बॉर्डर साइड नहीं गए थे, हम लोग चेक पॉइंट से ही वापस आए थे। तो बोला कि उनको कुछ पूछना वगैरह। तो हमने कोई टेंशन नहीं लिया, हमें लगा कि हाँ हम लोग गए थे वहाँ पे, तो बस पूछ रहे होगे क्यों गए हो, क्या गए हो, ऐसा वैसा। हम लोग चले गए पुलिस स्टेशन, वहाँ पे हमको पूछताछ करी गई काफ़ी सारी। हमारे पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ भी इलीगल नहीं था। हमारे मैरिज सर्टिफिकेट था, हमारा पासपोर्ट था, वीज़ा था, जो भी है ग्रेडी का सब लीगल था। आखिरी में रात में ग्रेडी पर केस फाइल कर दिया दैट ही एंटर्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट इनर लाइन परमिट। इस बात को 2 साल होते हुए आ रहे हैं। 1 साल तो हमारे गैजेट्स चेक होने में ही लग गए, जिसमें कुछ भी नहीं मिला, और हमारे गैजेट्स हमको सारे के सारे वापस मिल गए। तो अभी जो केस है वो अंडर कोर्ट है, अभी भी चल ही रहा है केस। जब तक ये केस ख़त्म नहीं होता ग्रेडी को इंडिया छोड़ना अलाउड नहीं है। तो इस वजह से ग्रेडी इंडिया में है और वो चाइना नहीं आ सकता। तो हमारी गलती कहाँ हुई मैं आपको बताती हूँ। हम लोग हमारे फ्रेंड पे डिपेंड होके चले गए, हमने अपने से कुछ भी सर्च नहीं किया।
जबकि ग्रेडी मोर देन 15 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका है और मैं और ग्रेडी 6 और 7 कंट्रीज साथ में ट्रैवल किए हैं। और हम लोग सर्च करके जाते थे तो हमें पता होता था कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। बट यहाँ पे हमसे ये गलती हो गई कि हम मेरे फ्रेंड पे डिपेंड होके चले गए, जस्ट बिकॉज ही से दैट कि मुझे सब कुछ पता है वहाँ का, मैं तुम्हें घुमाने लेके चलता हूँ। तो हमने उतना टेंशन नहीं लिया और हम लोग उसके साथ निकल गए। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है गाइस। तो आप लोग भी इन फ्यूचर ना, मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी किसी पर डिपेंड होके कहीं मत जाइए, अपनी रिसर्च करिए अपने खुद से। ये एक छोटी सी गलती ने हमें यहाँ 2 साल हमारे पूरे वेस्ट कर दिए हैं, ये छोटी सी गलती की वजह से। तो अभी केस नियरली, अभी जो केस का जो अपडेट है वो है कि अभी ख़त्म होने पर आ गया है, बट नॉट श्योर कि और कितना टाइम लगेगा, वो कुछ भी श्योर नहीं है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं और आई होप कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। प्लीज़ आप लोग प्रेयर करना। और जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें भी मैंने बहुत सारी डिटेल्स थी ना, वो मैंने नहीं बताई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीज़न। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने ना नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे उस पर कि अभी भी मुझे याद है एक कमेंट ऐसा था कि जो बोल रहे थे कि अरे यार आप क्यों ब्लेम कर रहे हो हमारे सोल्जर्स पे, वो दिन रात इतना मेहनत करते हैं वहाँ पे और आप ब्लेम करे जा रहे हो उन पे। तो गाइस मैंने कोई किसी पे ब्लेम नहीं किया। आई रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स यार, डेफिनेटली कि दिन रात वो हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पर है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। बहुत सारे डिटेल्स है जो कि मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ अभी। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट्स ना करें और ग्रेडी को ऐसा गलत सलत मत समझिए। तो प्लीज़ हेट कमेंटर्स, प्लीज़ स्टे अवे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में हैं। हम लोग ऑलरेडी इस केस को लेकर काफ़ी डिप्रेस है। आप हमें और डिप्रेस ना करिए, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। सो आई होप कि अभी आपको पता चल गया होगा कि ग्रेडी क्यों नहीं चाइना में है और क्यों नहीं आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ आया भी नहीं वीडियोस में ऐसा कि मैं उनको मेंशन करूँ। बट अभी आपको पता चल गया होगा कि मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं आए मेरी डिलीवरी में और बेबी को देखने के लिए, जस्ट बिकॉज इंडिया में उसकी केयर करने के लिए कोई नहीं है। ग्रेडी मेरे पेरेंट्स के साथ इंडिया में मेरे ही घर पे रहता है। मम्मी पापा उसकी केयर कर रहे हैं। डेफिनेटली इतना बड़ा केस है तो जब तक केस खत्म नहीं होता है और मैं यहाँ पर हूँ इसलिए नहीं आए, क्योंकि वो ग्रेडी की केयर कर रहे हैं वहाँ पर। बट जब भी जिस दिन भी केस खत्म होगा, जब भी ग्रेडी इंडिया से चाइना आएगा, उसके साथ मेरे पेरेंट्स भी आएंगे बेबी को मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। एक्चुअली मेरी मम्मी थी आने के लिए रेडी जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे साथ इधर डिलीवरी के लिए, बट मम्मी ने फिर खुद ही मना कर दिया बिकॉज उन्हें लगा कि ग्रेडी की केयर कौन करेगा ना इंडिया में, मैं भी इधर हूँ तो इसलिए उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि मैं ग्रेडी के साथ ही आऊँगी अभी जब भी आना होगा। तो दिस इज द रीज़न दैट वाई माई पेरेंट्स नॉट हियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज ये वीडियो में मैं ग्रेडी के साथ शूट करना चाहती हूँ जब भी वो वापस आएगा, तो उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात गाइस, जितने भी लोगों को हमने हमारी स्टोरी बताई है ना, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी स्टोरी ना कोई मूवी से कम नहीं है। तो जब भी मैं ये स्टोरी शेयर करूंगी ना, तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि सीरियसली ये मूवी जैसी स्टोरी है या नहीं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस आपको। वैसे अगर आपको वेट करके नहीं हो रहा होगा इस वीडियो के लिए, तो एक्चुअली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है हमारे लव स्टोरी पे, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो पहले आप वो देख लेना, ठीक है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज Q&A. I hope I was able to answer most of your question, and if still you have any question, please don't forget to leave them in the comments. I might be answer them in the next Q&A. And if you enjoy this video, don't forget to like, share, subscribe and hit the hype button guys. Your support means a lot to me. It keep me creating more videos for you. So that's it for today's video. Thank you so much. Take care. See you in the next video. Bye bye.